हेलो एस्पिरेंट्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आइए आज के इस ब्रह्मास्त्र सीरीज का शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने ठाना है 5000 प्रश्नों का ये सीरीज रहेगा, जिसमें हम आने वाले बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो तथ्यात्मक जो प्रश्न हैं, जो हमेशा से इन एग्ज़ाम में पूछते मतलब जा रहे हैं, हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और इनकी जो संभावना है पूछे जाने की, वो हमेशा बनी रहती है। तो वैसे ये प्रश्नों का ये पूरा का पूरा संग्रह होगा इस सेट में और हम लाएँगे जो लगभग 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको इस पार्ट 8 में डील करेंगे और इसी तरीके से धीरे-धीरे अगर हम कहें तो वो जो 5000 का जो हमारा इस सीरीज़ का यानी कि ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का जो लक्ष्य है, उसे पूरा करेंगे। साथियों, अभी जो बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है आने वाले जुलाई में संभावित है और इसके हिसाब से देखते हुए जो ब्रह्मास्त्र का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम्स के दिन नज़दीक है, उस तरीके से अगर हमें 5000 प्रश्नों का जो ये सीरीज़ है, उसे कवर करना होगा तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वीडियो की जो लाने की जो हम कहें कि अ, एपिसोड्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए साथियों आपका जो है पूरा हमें सपोर्ट चाहिए होगा। आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, आप इस वीडियोस को लाइक करें। साथ ही वैसे दोस्तों, वैसे एस्पिरेंट्स को शेयर करें जो बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स हैं, जो उनकी वो तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारी रीच बढ़ सके, हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ सके और उससे हमें उत्साह मिले ताकि हम ये जो वीडियो है, वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे और कहें तो ये जो 5000 का जो हमारा टारगेट है, उसे हम छू सकें, उसे हम प्राप्त कर सकें। दोस्तों साथ ही बिहार बीपीएससी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं, वो हम भी लाने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक वाइज़ और डिफरेंट डायमेंशन के तहत हम इसमें डील करेंगे, जिससे हम आने वाले जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स हैं, उसके हर पोर्शन को हम टच करें, हर पोर्शन की एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी समझ बन सके। इसके लिए आप जो है शिक्षा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये वीडियोज़ अपने उन साथियों, उन दोस्तों और उन ज़रूरतमंदों को भेजें, जो बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें मुख्य जो सवाल है उसके तरफ हम बढ़ेंगे। आज के जो हमारे सवाल हैं महत्वपूर्ण, वो है सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे, उसके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था? जैसा कि हमें पता है कि बीपीएससी का जो फ़ेवरेट टॉपिक्स कुछ होते हैं, कुछ फ़ेवरेट पोर्शंस होते हैं, उसमें से ये जो कहें बौद्ध धर्म को लेकर के कहें तो वो भी एक फ़ेवरेट सेक्शन आता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, मतलब वो विभाजित हो गया था। अध्यक्षता का यहाँ ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी मोगलीपुत्तिस, सी साबाकामी, डी महाकश्यप। ठीक है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन थे जिनके अध्यक्षता में ये जो बौद्ध धर्म है वो 2 हिस्सों में बँट गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाता है वसुमित्र। हमारा आंसर क्या हो जाता है? वसुमित्र, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही हो जाता है। ठीक है? ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही हो जाता है। कनिष्क के शासन काल के दौरान कुंडल वन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, है नी? ये जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जब हुआ था, कहें तो कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे ये जो बौद्ध संगीति हुआ था, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वो 2 हिस्सों में बँट गया था, है नी? 2 हिस्सों में बँट गया था। एक को हीनयान कहते थे और दूसरे को महायान कहते थे। तो उस समय जो अध्यक्ष था उस बौद्ध संगीति का, वो थे हमारे क्या? वसुमित्र थे। ठीक है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, है नी? हम बात कर रहे हैं कि किस स्थान से जो नवपाषाण काल जो होते हैं, न्यूलिथिक एज जो होता है, उस टाइम के कहें तो कुछ चिपेस मिले हैं जो हम कहें कि अ, वहाँ अवशेष मिले हैं। तो पहला है ऑप्शन ए चिरान, बी दमदमा, ठीक है, सी बुर्जहोम या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि ये नवपाषाण कालीन जो है
वो कहाँ से मिला? तो ये नवपाषाण कालीन जो गर्त निवासों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है, ऑप्शन सी बुर्ज होम। कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम अपने गर्त निवासों यानी कि जमीन के अंदर बने घर के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, जमीन के अंदर आजकल जो हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करते हैं, जो बेसमेंट होता है, उसी तरह के निवासों का जो हम कहें कि साक्ष्य कहाँ पे हमें मिलता है, तो वो हमें बुर्ज होम से मिलता है। और बुर्ज होम कहाँ पे है? तो वो है कहाँ पे? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? नहीं, हम लोगों ने देखा है कठोपनिषद होता है और उपनिषद होता है, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो उन उपनिषदों में एक है आपका प्रश्नो उपनिषद यानी कि प्रश्न उपनिषद, जिसमें से प्रश्न सिर्फ पूछे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रश्नोपनिषद है, वेद है, वो उसका जो उपविषद यानी कि कहें उप, वो कौन है? ठीक है, इसमें से हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि प्रोष्णवसत जो है किस वेद का उपनिषद है। यानी हर वेद का अपना-अपना कुछ उपनिषद है, तो उसी में से पूछा जा रहा है कि प्रश्नोपनिषद जो है वो किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। है नी? ये किसका उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद। ठीक है, यानी कि प्रश्नो उपनिषद यानी कि प्रश्न उपनिषद कहे तो। ठीक है, तो ये प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद से जुड़ा हुआ संस्कृत उपनिषद है। नहीं, यानी कि ये किसका हो जाएगा? अथर्ववेद का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा एक संस्कृत उपनिषद है जिसमें 6 ऋषियों द्वारा पिप्लाद ऋषि से पूछे गए 6 प्रश्नों का संकलन है। नहीं, इनमें एक ऋषि है पिप्लाद ऋषि, जिससे जो 6 उनके शिष्य होते हैं वो सवाल पूछते हैं, और इसी संकलन को नाम दिया गया है क्या? प्रश्नोपनिषद। यानी कि ये एक खास किस्म का प्रश्न का उपनिषद है, और ये किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा है वो है चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नहीं, जब चोल काल यानी कि सदर्न इंडियन पार्ट में जो साम्राज्य था, चोलकालीन साम्राज्य, तो उसमें जो वहाँ की जो सभा थे, उनमें जो सभा होती थी, तो उसमें व्यापारियों की जो सभा होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? पेंदुरम, बी सेरुंदरम, सी नगरम, या डी पल्लीचंद्रम। है नी, ये किसके नाम से जाना जाता था? हमारा ये सवाल होता है किससे? व्यापारियों के सभा से। तो व्यापारियों की सभा को हम लोग किस नाम से जानते थे? नगरम के नाम से जानते थे। यानी चोल साम्राज्य में जो व्यापारियों की जो सभा होती थी, मर्चेंट्स की जो मीटिंग्स होती थी, यानी असेंबली होती थी, तो उसको नगरम यानी नगरम के नाम से जानते थे। चोल प्रशासन में नगरम व्यापारिक केंद्रों में व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक क्या थी? सभा थी। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? है नहीं, अभी हम लोगों ने देखा चोल साम्राज्य का। और खैर, तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारत के साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि यहाँ पे जो हम बात करें वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए किस अंपायर में मिलता है? परमार में, चोल में, सी चालुक्य, डी सोलंकी। किस साम्राज्य में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है? तो ये वेल नोन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चोल डायनेस्टी का जो यानी कि चोल साम्राज्य था उसमें ये था। चोल साम्राज्य अपने सुगठित ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन प्रणाली, जिसे उर और सभा दो इकाई होते थे, दो यूनिट होते थे। ठीक है, यूनिट होता था, एक होता था उर, ठीक है, और दूसरा होता था सभा। तो ये दो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण जो कहें पिलर्स थे चोल साम्राज्य के इतिहास में। ठीक है, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? यहाँ पे हमें एक बताना है कि ये कौन सा एक विद्रोह था, जिसे हम कहें कि एक लोकल लेवल का जो विद्रोह था ये। तो ये मजमून शाह और चिराग अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सन्यासी विद्रोह का, फकीर विद्रोह का, पागलपंथी विद्रोह का, या फिर इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि फकीर विद्रोह। किसका? फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के मध्य में, ठीक है, बंगाल में घुमंती धार्मिक फकीरों का एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व मजमून शाह और उनके बाद चिराग अली शाह ने किया था। ठीक है, तो ये फकीर विद्रोह था, जिससे ये मजमून शाह और चिराग अली जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं और अब तब जाकर के हमारे एग्जाम में ऐसे सवाल की जो महत्वता है वो बढ़ जाती है, जब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, नहीं? तो बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर के जब युद्ध हुआ था, ठीक है, जो 1764 के करीब में, तो वो पूछता है कि ये उस समय कौन थे नवाब? तो उस समय जो नवाब था वो कौन था? बंगाल का मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाता है। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया था, है नी? तब जाकर के उस समय 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से अगर देखा जाए तो मीर जाफर वो उस समय बंगाल का नवाब था। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि लोकल जो हम कहें सेल्फ गवर्नमेंट की, वो इतिहास में, यानी कि एंशियंट इंडिया के जो इतिहास है उसमें कहाँ हमें देखने को मिला? तो वो हमें मिला चोल साम्राज्य में। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो शुरुआत है, स्थानीय स्वायत्त शासन की जो शुरुआत है, उसका जो जनक किसे माना जाता है? ब्रिटिश एरा में। ठीक है, तो ये लॉर्ड डफरिन को माना जाता है, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैलिंग, या डी लॉर्ड रिपन को। कौन ऐसे इसमें से वायसराय थे जिन्होंने भारत के ब्रिटिश एरा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, सामने आए? तो वो है लॉर्ड रिपन, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रसिद्ध जो प्रस्ताव था उसको पेश किया था, जिसने भारत में नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की नींव रखी थी। और फिर ये जा करके हमारे भारत में कब आते हैं? तो ये 73rd जो अमेंडमेंट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो उस टाइम ये 73rd और 74th के रूप में के बाहर करके, मतलब इस तरीके से भारत में भी देखने को मिलता है। तो इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है, देखा हमने, एंशियंट में भी देखा, फिर ब्रिटिश एरा में देखा, और जैसा कि हमें पता है 73rd अमेंडमेंट जो जुड़ा हुआ है वो आधुनिक से, हमारे वर्तमान से कह सकते जुड़ा हुआ है। निम्न में किस एक संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? अरे, हमें यहाँ फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, और पूछा गया है कि नीचे जो है वो कौन भारतीयों का एक अपना फंडामेंटल ड्यूटी है उसको संरक्षित करना। ऑप्शन ए वन्य प्राणी, बी ग्राम पंचायत, सी राष्ट्रीय गान एवं गीत, डी अनुसूचित जाति, है नहीं? कौन जो है वो हमारे कहे तो उसको संरक्षण, तो जहाँ तक देखिए संरक्षण की बात है तो ग्राम पंचायत संरक्षण करने का नागरिकों पे नहीं, बल्कि ये किसी न किसी तरीके से हम कहें किस एक का संरक्षण, हाँ, तो ये गवर्नमेंट का उत्तरदायी होगा कि सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी लाई करेगी या नहीं करेगी। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय गान का संरक्षण कर का कोई वर्ड नहीं हो सकता, अनुसूचित जाति। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन तीन तरीके बी सी डी है वो पूरा तरीके से ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, और ये पूरे तरीके से एलिमिनेशन में आ जाता है वन्य प्राणी, है नहीं? वन्य प्राणियों की जो संरक्षण है वो हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी बन करके उभरता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए जी, यानी कि आर्टिकल 51 ए जी के तहत वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का क्या है? मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। ठीक है, लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? ये लाभ का पद का निर्धारण जब बात कर रहे हैं तो ये हमारी बात हो रही है जो संसद है उससे रिलेटेड, है नहीं? कि संसद में जो एमपी होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं,
उनके प्रॉफिट यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जब संबंध का कोई क्वेश्चन आता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए है संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट या डी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये जो अधिकार है कि कौन कहेगा कि ये जो पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कहें के दायरे में आता है या नहीं आता है, तो इसका निर्धारण संसद करती है, यानी समय समय पे इसको डिफाइन करती रहती है अपने संशोधनों के द्वारा कि ये पोस्ट जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 एक ए यानी कि 102 वन ए के तहत संसद को यह कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है कि कौन से पद लाभ के पद के दायरे से बाहर रहेंगे। ठीक है, यानी कि इनका डेफिनेशन तय करने का जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो है आर्टिकल, ठीक है, 1021 ए, इसमें इसकी व्यवस्था की गई है जहां संसद जो है समय समय पे ये डिफाइन करती है कि किस पोस्ट को प्रॉफिट ऑफ ये ऑफिस की जो कहे पोस्ट के बाहर माना जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है? सबसे पहली बात करते हैं दो लिस्ट, हमारे पास तीन लिस्ट हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में। तो हम जब बात करते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची और हम बात करते हैं क्या जो केंद्र सूची है, ठीक है। तो जो हमारे एक तरह से कहें कि फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर होता है वो ये होता है डिवाइडेड होता है डिफरेंट डिफरेंट मतलब पार्ट में, या यूँ कहें कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें। तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स उभर करके आते हैं, एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जो इन दोनों में कहें तो कोलैड करते हैं, मतलब एक तरह से कहें कि टकराहट की स्थिति या दोनों की कहें कि ओवरलैपिंग की स्थिति बनती है, तो वो है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो कह रहा है कि जो स्टेट का जो लिस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही उस पे कानून बनाती है, लेकिन किसी खास परिस्थिति में इस पे जो है जो सेंटर है वो भी कानून बना सकती है। तो यही सरकमस्टांसेस की बात पूछी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन कैसे, यानी कि किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253 या डी अनुच्छेद 256। ऑप्शन है आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 253 या डी और आर्टिकल 256 का वन। ठीक है, तो ये हमें बताना है, वन नहीं 256 ओनली। तो हमें बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो ये इसका सही जवाब जो है वो है सी ऑप्शन, आर्टिकल 253 यानी कि अनुच्छेद 253। ठीक है, अनुच्छेद 253 के तहत जो है संसद जो है वो किसी भी ऐसे मामले जो कि हमारे विदेशों से होने वाले जो कुछ पैक्ट्स होते हैं, जो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर उनको लागू करने के लिए कुछ कानून राज्य सूची विषयों पर भी अगर बनाना पड़े, तो वैसे स्थिति में राज्यसभा से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत जो संसद है वो कानून बना सकती है। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में किससे संबंधित है? नहीं, ध्यानाकर्षण कहने का मतलब है कि किसी खास मुद्दे पे जो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो संसद में, या यूं कहे कि जो भी मतलब संसद ही कह के चलते हैं, विधानसभा संसद जो भी है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि किसी मुद्दे पर ध्यान अगर सरकार की खींचने की बात होती है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए हमें, तो ये प्रावधान जो है वो किससे संबंधित है? प्रश्नकाल से, शून्यकाल से, सी अल्पावधि चर्चा से या डी स्थगन प्रस्ताव से? किससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा स्थगन प्रस्ताव, है नहीं। ध्यानाकर्षण सूचना जो है होता है वो जनरली हम स्थगन के लिए ही मांग करते हैं, बोलते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है उसको स्थगित कर दिया जाए और बाकी जो हम मुद्दा कह रहे हैं उस पर हमारी चर्चा की जाए, है नहीं, हमें उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो ये मुद्दे को स्थगित कर करके दूसरे मुद्दे को तरफ आने के लिए ही हम जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि
स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान भारतीय संसाध प्रणाली की देन है, जो स्थगन प्रस्ताव के दायरे को सीमित करता है, क्योंकि यह सदस्यों को तत्कालिक लोक महत्व के विषय उठाने की अनुमति देता है। ठीक है, बढ़ते आगे। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है नहीं, यानी कि द्विसदन पद्धति, यानी कि द्विसदनात्मक जो कहें सदन की व्यवस्था की बात कर रही है। तो वो कह रहा है कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि बाई कैमरल सिस्टम होता ही होता है। संघीय प्रणाली में, एकात्मक प्रणाली, सी संसदीय प्रणाली, या डी राष्ट्रपति प्रणाली। किस प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो क्या है बाई कैमरल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम। क्यों? क्योंकि फेडरल सिस्टम में ही है जो जो पावर है वो उसका सेपरेशन की बात की जाती है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है किसमें बात की जाती है, फेडरल कॉन्सेप्ट में ही बात की जाती है, फेडरल सिस्टम में ही बात की जाती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, जिसमें बाइकैमरल सिस्टम यानी कि द्विसदनात्मक पद्धति की बात होती है। संघीय प्रणाली में द्विसदन यानी दो सदन अनिवार्य है, ताकि एक सदन देश की जनता का प्रतिनिधित्व करे और दूसरा सदन राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? नहीं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उनको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जो हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें, वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ये इस सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 98वां संविधान संशोधन जो कि 2012 में आया, और सी 99वां संविधान संशोधन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 97वें संविधान संशोधन यानी 2011। ये जो सहकार समिति है उसके जो अभी हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये सहकारी समिति की बात की जा रही है। सहकारी समिति को पूरी तरीके से संवैधानिक जो जामा पहचान पहनाने का जो काम किया गया वो कब किया गया, 2011 में किया गया, संविधान के 97वां संविधान संशोधन के तहत। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकार समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग जो 9 बी है वो जोड़ा गया इस संविधान के मतलब सहकार के लिए, नहीं? ठीक है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? अभी हमने बताया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम लोगों ने किया था, है नहीं? तो उसी से जुड़ा हुआ बात है कि ये जो व्यवस्था है नगर पालिका और पंचायतों की वो कब लाया गया? 1991, 1993, 1996 या 2003? कब लाया गया था ये? तो अभी हमने बताया था कि जो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत ये लाया गया था। तो और ये लाया गया था कब? 73rd और 74th कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1993 में। कब लाया गया था? 1993 में लाया गया था, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। ऐतिहासिक 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ, जिसने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसमें से हमें कथनों को देखना है और बताना है कि कौन उससे संबंधित नहीं है। सबसे पहला है मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचन मंडल और प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन ए है। बी है इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ठीक है। सी है परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और ऑप्शन डी है अब विदेशों से संबंधित मामले में देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है जो संबंध में भी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया। तो देखिए अगर हम 1909 का अधिनियम देखते हैं तो समझ में आता है कि ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसकी जो शुरुआत जो कहें वो 1909 से मानी जाती है। ठीक है, फिर वो जा करके 1919 में बढ़ जाती है और ज़्यादा। ठीक है,
तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें निर्वाचन का सिद्धांत, तो ऑब्वियस है निर्वाचन का सिद्धांत यहाँ आता है, चूँकि चुनाव होते हैं तो निर्वाचन का सिद्धांत तो है ही यहाँ। बी भी सही है। सी है परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तो हाँ, इसमें लिमिटेड क्षेत्रों में जो अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार था, उसकी मान्यता मिल गई थी, तो यहाँ ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा है कि ये विदेशी मामलों पे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सीमित जो क्षेत्र हैं, उन्हीं पे हमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिलते हैं। विदेशी और ये जो रक्षा और ये सब जो मामले हैं, उन विषयों पे हमारे जो अधिकार हैं, वो हमें प्रदान नहीं किए गए थे। तो ये ऑप्शन जो है डी हमारा गलत हो जाता है और इस तरीके से पूछा ही गया है कि कौन संबंधित नहीं है, यानी कि कौन-सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले। 1909 के अधिनियम यानी कि जिसको मार्ले मिंटो सुधार माना जाता है के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला, लेकिन अभी भी वैदेशिक मामले, न्यायिक मामले में जो विचाराधीन मामले पर बहस का अधिकार उन्हें नहीं मिला था। ठीक है। बारालाचा ला दर्रा जो है निम्नलिखित में से किन दो राज्य यानी जो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हमें बताना है कि जो बारालाचा दर्रा है पास है, वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें से किन्हें जोड़ता है? तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बारालाचा ला जो है और दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। बारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने का एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? यानी ये पूछा जा रहा है कि जो बाल्टिक सागर है उसमें से हमें ये बताना है कि बाल्टिक सागर को कौन जो है वो सीमा स्पर्श करती है। ठीक है। सबसे पहला है, हमें देखना है इस्टोनिया, ठीक है, लिथुआनिया, डी अगर हम सॉरी तीसरे नंबर में देखें रसिया, और डी जो चौथे नंबर में देखें वो चेक गणराज्य। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बाल्टिक सागर को टच करते हैं। ठीक है, ये मैप का सब्जेक्ट हो जाता है। चूंकि हमारा ये जो सेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड सेशन है, तो इस तरीके से इसमें जो मैप है या यूँ कहें कि एक्सप्लेनेशन इसका जो होता है वो एकदम से कहे डिटेल में वो एक्सप्लेनेशन हम लोग करके इसमें नहीं चले, क्योंकि ये जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य है एक टचअप का, एक ब्रशअप का, वो उससे हम पीछे छूट जाएंगे जब हम इन चीज़ों पे जाएंगे तो। ठीक है, तो इसलिए हमें ये मान के चलना है कि आप ये देख लेंगे, अगर देखना होगा तो ए प्लस में। ठीक है, तो ए प्लस में आप देखोगे तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कौन कौन, यानी कि एस्टोनिया, लिथुआनिया और रसिया, ये जो तीन जो देश हैं वो बाल्टिक सी को टच करते हैं। नहीं, ये क्या करते हैं, बाल्टिक सी को टच करने का काम करते हैं। जहाँ तक अगर हम मैप की बात करें तो मैप को अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो अगर हम इसके मैप में देखना चाहें तो मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो बाल्टिक सी है, ठीक है, ये हमारा बाल्टिक सी हो जाता है। तो ये बाल्टिक सी के पास जो कुछ देश जो देखने को मिलते हैं अगर हम देखें तो वो है एस्टोनिया, ठीक है, उसके बाद है लटाविया, ठीक है, लिथुआनिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोलैंड है, और इस तरीके से कहीं भी हम दूर दूर तक देख रहे हैं कि ये का जो हम जो चेक गणराज्य की जो बात की जा रही है वो इसमें नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है बाल्टिक सी का हिस्सा है, ये बाल्टिक सी है। ठीक है, तो ये मैप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, हमारा जो सेशन है उसकी तरफ, और हमारा जो आज का जो सेशन है उसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, अच्छा इसका आंसर हो गया। अगला जो आंसर है, सॉरी अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? ठीक है, किस तरह की नदी का उदाहरण नहीं है?
तो ये अध्यारोपित, यानी अध्यारोपित कहने का मतलब क्या है कि सुपर जो इम्पोज रिवर होता है उसको कहते हैं अध्यारोपित, तो उसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए चंबल, बी अलकनंदा, सी कोसी, या डी इनमें से सभी। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन जो है वो एक तरह से अध्यारोपित नदी नहीं, यानी कि सुपर इम्पोज रिवर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इसका जो सही जवाब होता है वो हो जाएगा, कौन सा होगा, अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमारा होगा चंबल रिवर। क्या है, जो चंबल रिवर है वो सुपर इम्पोज रिवर नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले सवाल सॉरी इसके जहाँ तक एक्सप्लेनेशन के देखें तो चंबल नदी भारत में एक अध्यारोपित अपवाह तंत्र का मुख्य उदाहरण है, जो कठोर चट्टानी, बात करें हम, संरचनाओं को काटकर अपनी घाटी बनाता है। ठीक है, तो चंबल नदी भारत में एक अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड अपवाह तंत्र का एक मुख्य उदाहरण है, पूछा जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, उदाहरण है ही पूछा गया था, मैंने नहीं बोला था। ठीक है, उदाहरण है तो चंबल है। ठीक, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कश्मीर घाटी की, तो पूछा जा रहा है कि किन दो अ, पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर, सी बृहद हिमालय और जास्कर, डी काराकोरम। है ना, जो ट्रांस हिमालय हम लोग जो पढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ट्रांस हिमालय है उसमें जो काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल ये जो है, उसमें से ये पूछा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो किसके मध्य में है, स्थित है। तो इसका जो हम बात करें तो जो ग्रेटर हिमालय है और जो पीर पंजाल की जो श्रेणी है, यानी कि बृहद हिमालय और जो पीर पंजाल है, उसके अंतर्गत ये आता है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में मुख्य बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित एक गहरी विवर्तनिका घाटी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? नहीं, अभी हमने बताया कि हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, जो इस तरीके से हम लोग जो ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे बाहरी है वो कौन सा है? शिवालिक है, कुमाऊं, सी कश्मीर हिमालय, या डी इनमें से कोई नहीं। किसे हम सबसे बाहरी मानते हैं? तो हम अगर देखें तो शिवालिक जो रेंज होता है वो सबसे ऊपर आता है, और इस तरीके से ये सबसे बाहरी है। जो नीचे दिए गए हैं उनमें, यानी कि कुमाऊं और कश्मीर के तुलना में। ठीक है, आगे बढ़े। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय पर्वत प्रणाली सबसे बाहरी, दक्षिणतम और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो टुंड्रा होते हैं वनस्पति, वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मध्य मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, या फिर पूर्वी घाट में, किन क्षेत्रों में ये पाया जाएगा टुंड्रा? तो इसका जो जाहिर सी बात है कि जो कॉनिफेरस टाइप का इनका जो यूं कहे कि पत्तियां होती हैं और इनके जो पेड़ होते हैं, ठीक है, तो वो हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पहाड़ी इलाकों में ये पाए जाते हैं। भारत में अत्यधिक ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्रों में अल्पाइन और टुंड्रा जैसे वनस्पति काई लाइकेन पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है? अरे, समय का जो ज्ञान है, मतलब हम समय को पता है किस रेखा के मदद से करते हैं, जो कि काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा की मदद से, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, या फिर मकर रेखा, किसके तहत हम जो है टाइम को कहें मेजर करते हैं? तो टाइम को मेजर करने का जो समय का जो रेखा होता है वो देशांतर रेखा होता है। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन जो होता है उसकी हम बात करते हैं। नहीं, ये इसमें 360 डिग्री होते हैं, और 360 डिग्री मतलब 24 घंटे को। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है कि 15 जो डिग्री का जो 15 मिनट का जो मसला होता है, वो पूरे तरीके से 15 मिनट का जो मसला होता है वो 4 डिग्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, इसलिए किसी स्थान के स्थानीय समय की गणना देशांतर की रेखाओं के आधार पर की जाती है।
पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय करती है? अरे ये हमें बताना है कि 1 मिनट में जब वो परिभ्रमण करती है तो वो कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? ऑप्शन ए 28 किलोमीटर, बी 59 किलोमीटर, सी 69 या डी 79 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 28 किलोमीटर की जो दूरी है वो पर मिनट के हिसाब से ये कवर करती है। तभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 28 इंटू 60 इंटू 60, तो अब हम मानते हैं कि ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है, यानी इसका सॉरी यहाँ 24 होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा चक्कर हो जाता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है, जिसे एक दिन कुल मिनटों में 1440 से विभाजित करने पर लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट के, यानी कि लगभग 28, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 27.8 जो है वो 28 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? दलाई लामा, बी अरुंधति रॉय, सी अनुपम खेर या डी रस्किन बॉन्ड। इन्होंने किसने जो है इन उपरोक्त में से जो चार हमारे हैं उन्होंने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट को लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा दलाई लामा, यानी कि ऑप्शन ए। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा द्वारा लिखित यह पुस्तक मानवीय करुणा, प्रेम और आंतरिक शांति पर आधारित विचारों का संकलन है। निम्न में कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? यानी हमें बताना है कि जो बायोडिग्रेडेबल, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो, वो उसकी बात करनी है। ठीक है, तो कागज, प्लास्टिक, सी सब्जी, डी फल, यानी कि इसमें से कौन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो साधारण सा आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। कागज, सब्जियां और फल प्राकृतिक रूप से विघटित हो सकते हैं, जबकि प्लास्टिक गैर जीव निम्नीकृत होने के कारण पर्यावरण में सैकड़ों वर्ष तक बने रहते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अरे वायु का जो प्रदूषण का जो है रोकथाम के लिए वो कब लाया गया था, किस साल लाया गया था, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन ए है 1974, बी 1976, सी 1981, डी 1986। इसका सही जवाब होगा सी 1981। भारत में वायु प्रदूषण को स्तर को नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से संसद द्वारा वर्ष 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? यानी ये जो पूगा घाटी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है। लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है लद्दाख, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुगा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी अत्यधिक भूतापीय गतिविधियों और गर्म पानी के चश्मों के लिए जाने जाते हैं। यानी वहाँ का जो टेम्परेचर होता है जमीन का, वो बाहरी टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वहाँ के जो चश्मे होते हैं, यानी कि जो जमीन के अंदर से जो पानी निकलने की जो धारा होती है वो काफ़ी गर्म होती है। ठीक है, तो ये अगला सवाल जो है हम उसके तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है नहीं? तो हमें बताना है कि ये नोबेल पुरस्कार जो उन्हें मिला था वो किस क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन ए शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, बी अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स, सी लिटरेचर साहित्य, डी शांति या पीस के क्षेत्र में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साहित्य, यानी कि लिटरेचर के लिए उन्हें ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है नहीं? हमारा एजेंडा 21 जो है उसमें ये बताया गया है कि कुछ प्रक्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो उसको उससे संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसे हमें देखना है
और जो देखना है और उसके बाद हमें बताना है कि कौन जो है ये सब कथन जो है सत्य है। नैरोबी पृथ्वी शिखर शिखर सम्मेलन 1982, और WSDC जोहान्सबर्ग 2002, या UNSCH स्टॉकहोम 1972, या रियो शिखर सम्मेलन 1992। यानी कि ये पूछ रहा है स्टेटमेंट कि ये जो एजेंडा 21 है वो निकल करके किस समूह के द्वारा आया है। ठीक है, ये एजेंडा 21 किसका प्रतिफल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा रियो, जो समिट 92 में हुआ था, जिसको अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, तो उसमें ये हुआ था। ठीक है, एजेंडा 21 सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना है, जिसे 1992 में रियो डियो जेनेरियो यानी कि ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित किया गया है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये जो मरीन बायोडायवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं वो सेंटर कहाँ पे है। तो भावनगर, जामनगर, मुंबई या फिर पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। मारो नहीं, यानी मरो नहीं मारो, डोंट डाई स्ट्राइक, यानी ये किसका कथन था। ये हमारे किस नेता का कथन था कि मरो नहीं मारो। मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री का, सी जवाहरलाल नेहरू का, या डी इंदिरा गांधी का। यानी जिस तरीके से करो या मरो का एक नारा था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, ठीक उसी तरीके से ये एक अलग नारा है, किसके द्वारा गया था, डोंट डाई स्ट्राइक, मोरारजी देसाई के द्वारा, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जो शास्त्री जी थे, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा है वो है विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है। ना, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है। अलग अलग लक्षण के जो गुण होते हैं वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जीन, एलील, या फिनोटाइप। यहाँ पे ऑप्शन हमारे सी ही मतलब दो तीन ही रह गए हैं। ठीक है, खैर, तो हम जो आंसर पे ध्यान देते हैं, इसका आंसर जो होगा वो एलील होगा। ठीक है, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाता है। विपरीत लक्षणों वाले जीन के युग्म या वैकल्पिक रूप को एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, जो एक ही गुण के दो अलग रूपों में निर्धारित करते हैं, एक ही गुण के दो अलग रूपों को निर्धारित करते हैं। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी, है नी, वो तो झांसी वाली रानी थी, याद है आप लोगों ने बचपन में ये कविता पढ़ा होगा। तो ये जो कविता है, प्रसिद्ध कविता, उसके जो लेखक थे वो कौन थे, यानी कि कहें कि लेखिका, यानी कि जो पोयम लिखने वाले जो पोएट थे वो कौन थे। श्री अरविंदो घोष, बी एम के गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके जो लेखक थे वो थे सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य पे आधारित प्रसिद्ध वीर रस की कविता झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी की रचयिता कौन थे, सुभद्रा कुमारी चौहान थे। निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है, हमें बताना है कि कौन इलेक्ट्रिकली जो है रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है। लाख, एबोनाइट, चारकोल, या फिर सीसा। ठीक है, तो चारकोल जो है वो इलेक्ट्रिकली विद्युत रोधी नहीं है। तभी देखिएगा कि जब कभी अर्थिंग की जाती है, ठीक है, तो अर्थिंग में चारकोल का इस्तेमाल होता है, चारकोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये विद्युत कहें कि इंसुलेटर के तौर पे नहीं जाना जाता। लाख और एबोनाइट अच्छे विद्युत रोधी हैं। चारकोल आंशिक रूप से विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें कार्बन की ग्रेफाइट जैसी संरचना क्या होती है, मौजूद होती है।
ठोस अशुद्धियों की शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? यानी कि अगर हम ठोस अशुद्धि को दूर करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा प्रक्रम हम अपनाएंगे जिससे अगर हम बात करें तो वो उपयोगी नहीं होगा हमारे लिए, है ना? अगर ठोस अशुद्धि हो तब आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या इनमें से सभी कौन जो है वो हमारे काम के नहीं है। तो ये डिस्टिलेशन यानी कि ये तो लिक्विड के लिए होता है, ठीक है? तो डिस्टिलेशन जो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। आसवन मुख्य रूप से द्रवों के मिश्रण या वाष्पशील द्रवों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है ना। जो सब्लाइम होते हैं और ये जो क्रिस्टलीकरण होता है वो अलग अलग ठोसों को करने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसको जो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन है उस पर इस्तेमाल इसको किया जाता है, ठीक है? स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उससे जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। ये सभी असत्य है। तो देखिए, जहां तक बात करें हम इसमें स्टेटमेंट की, तो इनमें से जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे गलत है। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऐसा नहीं। ये जब तक इसको हम यूज़ नहीं करें वो तब तक अपने से काम नहीं करती है। दूसरी बात, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। जितनी ऊंचा ले जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये एक संचित ऊर्जा नहीं, अभी मैंने बताया कि वो एक पोटेंशियल है, वो मतलब स्टोर करके रखी जाती है तभी ये काम करता है। तो इस तरीके से जितने भी स्टेटमेंट ऊपर के हैं वो सारे असत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। स्थिति ऊर्जा होती है, न कि क्रियाशील ऊर्जा, और यह ऊंचाई बदलने पे बदलती है, अतः दिए गए सभी कथन क्या हैं? असत्य हैं। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है वो है, तो ये हमारा जो अगला सवाल है उसके तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल हमारा है वो है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कब सुनाई देती है ये हमें स्टेटमेंट बेस्ड पे बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, बी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण, या रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। तो हमें पता है कि इको जो है वो ध्वनि से जुड़ा हुआ है, तो प्रकाश का मामला इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी तो ऐसे ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रेडियो तरंगों के परावर्तन, तो अगर हम किसी भी आवाज में रेडियो तरंग ढूंढे तो ये भी गलत है। इस तरीके से हमारा सही जवाब जो होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन बी। जब ध्वनि तरंगे किसी बड़े अवरोध या दीवार से टकराकर परावर्तित होकर वापस हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आपके लिए एक सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वो है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है, यानी कि जो सरफेस जिससे टकरा करके आवाज आती है और जो श्रोता जो सुनता है आवाज को, उसके बीच में वो जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है। ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हम भी समझ सके कि आप जो है हमारे वीडियोस को रुचिपूर्वक देख रहे हैं। ठीक है। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? ना, जब आयनिक बंधन होता है तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके द्वारा जो कहें कि ये ट्रांसफर होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये किसके द्वारा होता है। पहले ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, या डी ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है। आयनिक बंध का निर्माण एक धातु परमाणु से अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पुनः स्थानांतरण के कारण होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। निम्न कथन पे विचार करना है, वर्ग 7 ए के तत्वों को इलेक्ट्रॉन की बंधुता उच्च होती है। जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जो टेबल होते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं, आवर्त सारणी की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो उससे जुड़ा हुआ अगर हम बात कर रहा है सवाल, वो क्या है कि उनके कुछ गुण होते हैं उसके बारे में हमें पूछ रहा है। ठीक है। तो हमें बताना है, क्या स्टेटमेंट है कि सात के जो तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यानी कि जो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाई होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है।
अगर हम आवर्त सारणी को देखें तो वो हमें देखने को मिलता है। नेट आवर्त सारणी को लगाते हैं हम थोड़ा इसमें। आप लोगों को ऑनलाइन आवर्त सारणी दिखाता हूँ। ये गूगल अर्थ पे ही चला जा रहा है। ऑनलाइन दिखाना थोड़ा टफ पड़ जाता है। चलिए रहने देते हैं, एक्सेस नहीं हो पा रहा है। चलिए बाद में आप अपने पीरियोडिक टेबल के द्वारा देख लेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल होगा उसमें, क्योंकि हमने यहाँ लगाया नहीं है। और चूंकि हमारा उद्देश्य जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए हम इसमें पिक्चर और जो फिगर्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं है। तो वर्ग 7A के तत्व के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसकी एफिनिटी जो होती है वो हाई होती है। दूसरे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। हमें बताना है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो हमारे जो क्या है सही है, ठीक है, हमें बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बात करते हैं अगर हम स्टेटमेंट की, ठीक है, तो वो सही बात है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाई होती है। वहीं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं ये गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा कथन 1 और 3, यानी कि डी हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कथन 2 गलत है, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? हमें बताना है कि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, या थायराइड है, या एड्रिनल है, या फिर यकृत है? कौन जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इसमें अंतःस्रावी की है, बात ध्यान वाली रखनी है, ये अंतःस्रावी की है, तो इसलिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी इसमें बी थायराइड जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, है नहीं, कौन सा हो जाएगा? थायराइड होगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि यकृत सबसे बड़ी समग्र ग्रंथि है नहीं, लेकिन वह एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, यानी जो लीवर है वो कैसा है? एक्सटर्नल है, जबकि थायराइड जो है वो इंटरनल है। बात समझ में आ गई हमें? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, ग्रेना में होती है, बी स्ट्रोमा में, जेरो में, या डी उपर्युक्त में से कोई में नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा जवाब है, और इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेना, जो पत्तियों में पाया जाता है उसमें ये प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश निर्भर अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में भाग होती है, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। नहीं, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो भोजन बनाने का पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है, वो 2 चरणों में होता है। एक लाइट के प्रभाव में होता है, दूसरा डार्क में होता है, ठीक है। तो जो लाइट वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, और जबकि डार्क वाला जो हिस्सा होता है वो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है तो उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जब आरबीसी को निकाल करके
किसी जो हम कहें कि डाइल्यूटेड वाले जो हम बात करें कि एक सॉल्यूशन हो, एक सलाइन सॉल्यूशन हो, तो उसमें क्या असर पड़ेगा? तो आरबीसी फूल जाएगी, आरबीसी फूल जाएगी और फट जाएगी, आरबीसी सिकुड़ जाएगी, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि जो आरबीसी की जो हम बात करें सैचुरेशन रेट होता है, वो कहीं न कहीं नॉर्मल होता है। तो जब इसे नॉर्मल सलाइन में जब डाला जाएगा तो इस पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सामान्य लवण का घोल 0.9% NaCl घोल मानव रक्त के लिए एक पराश्रयी यानी कि आइसोटोनिक माध्यम होता है, इसलिए पानी का शुद्ध प्रवाह शून्य रहता है और आरबीसी का आकार व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है नहीं, और किसी तरह का कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा ही नहीं। ऑस्मोसिस प्रोसेस का मैंने जब तो आपको बताया है कि पानी जो होता है रिस रिस करके अंदर जब जाती है, यानी कि बाहर अंदर जो करती है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जब अंदर जाएगी तो वो फूल जाएगी, बाहर निकलेगा तो वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन चूंकि इनका जो हम बात कर रहे हैं, जो मात्रा है वो समान रहेगा, तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो पूछा जा रहा है कि ये जो चंपारण कृषि कानून है वो कब लाया गया था? 1917 में, बी 1918, सी 1919, डी 1920। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा 1918, क्योंकि सत्याग्रह हुआ था 17 में और जो ये कानून लाया गया था 18 में। 1917 के चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गठित जो समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर मार्च 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट लाया गया था, जिसमें तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। वे वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो सड़ी गली चीज़ों पे जो रहते हैं वो होते हैं क्या? परजीवी, बी मृतजीवी, सी स्वपोषी या डी परपोषी। तो देखिए ये काइंड ऑफ ये सारे के सारे हेट्रोटॉपिक है, दूसरे पे निर्भर रहने वाले हैं, लेकिन जो ये सैप्रोफाइटिक है यानी कि मृतजीवी है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जीव या पौधे अपना पोषण मृत और अपघटित हो रहे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, जैसे कवक, फंजाई वगैरह। ठीक है। सजीव पदार्थ में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूह में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज्यादा बायोमास भार बनाता है? हमें बताना है कि निम्न में कौन ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी के 99% भाग को पूरा करते हैं? तो ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर सजीव के शरीर और पृथ्वी के कुल जैव भार का 99% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? यानी कि जो मानव है वो बनाता है, यानी कि ये किसके द्वारा है? मैडमेड है, सॉरी मैनमेड है। किसके द्वारा है ये? मैनमेड जीवोम है। तो ये जल तंत्र नहीं, ये नेचुरल है। घास का मैदान, वर्षावन, फसली भूमि, ये पूरे तरीके से फसली भूमि जो है वो मानव ने तैयार किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? यानी कि जो पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं तो किसका मानना था कि ये जो हो संपोषणीय वृद्धि हो, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान गया हो। तो 9वीं को 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का इसका मुख्य उद्देश्य था सस्टेनेबल ग्रोथ का, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मुख्य ध्येय तीव्र, अधिक समावेशी और संपोषणीय वृद्धि था। ठीक है। उसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजना घोषित भारत में अब नहीं होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? नहीं, अशोक चंद्र एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि ये कानूनविद थे, तो उनके द्वारा बोला गया है कि आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा गया था उनके द्वारा? तो किसे कहा गया था? योजना आयोग को, बी वित्त आयोग को, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, डी प्रशासनिक सुधार आयोग को। तो किसे कहा गया था? योजना आयोग को कहा गया था। नहीं, ये इकोनॉमिक्स भी थे। ठीक है। कानूनविद कम इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने बताया था कि योजना आयोग एक क्या है? आर्थिक मंत्रिपरिषद है। ठीक है। तो पढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध लोक प्रशासन विशेषज्ञ अशोक चंद्रा ने योजना आयोग के व्यापक प्रभाव को देखते हुए इसे भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संस्था जो है विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो हम कहें वो प्राइवेट आर्म के रूप में जानी जाती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसमें से कौन जो है वो जाना जाता है? ठीक है, ये हमें आप जो है अपने अगर हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में इसका डालिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। देखते हैं ये क्लास जो है वो आपके लिए छोड़ करके जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि हमें बताना है कि कौन सी संस्था जो है विश्व बैंक के निजी शाखा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, बी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सी बहुविपक्षीय निवेश गारंटी या डी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय। आप कमेंट में जरूर से जरूर डालेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा कि किस तरीके से किन लोगों के द्वारा किस तरीके से जो है हमारे इस वीडियोस को देखा जा रहा है। साथ ही आपके जो सुझाव हो वो हमें बताएं। दोस्तों ये जो बीपीएससी का जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है जुलाई 26 को जो संभावित है, उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो अब समय बहुत ही कम रह चुका है जिसमें हमें बहुत सारे कुछ कवर करने हैं। हम करंट अफेयर्स के जो टॉपिक बेस्ड जो करंट अफेयर्स होंगे वो लाएंगे। ये हम कवर करेंगे अक्टूबर 2025 से लेकर के अभी तक, यानी कि जब तक का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जून को मान के चलते हैं, जून तक करके इसमें करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो इन सारे वीडियोस को देखने के लिए, इनसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शिक्षा मार्ग के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस तरह के जितने भी लेक्चर्स आते हैं, या फिर वो अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के जो रिवीजन के लिए बात करें, या फिर आप जीके जी से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको रिवीजन करने के लिए जो भी कुछ है, जो क्लासेस जो भी कुछ इस पे जो सेशंस आते हैं उसके जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल बना हुआ है शिक्षा मार्ग, जिसमें बहुत ही कम कहें तो अभी सदस्यों की संख्या उसे बढ़ाने के लिए भी आप बाकियों को उसमें उत्साहित करें, उन्हें शेयर करें इस चैनल को, और शिक्षा मार्ग को टेलीग्राम पे ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। साथ ही दोस्तों आप जो है इसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसे जो एक्स चैनल है उस पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसका एक चैनल व्हाट्सएप पे भी आपको मिलेगा जिसमें भी ये सारी चीज़ें आपको शेयर की जाती है। वीडियो से जुड़े जो इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ है, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस शिक्षा मार्ग के मुहिम से, इस प्लेटफॉर्म से, और ब्रह्मास्त्र सीरीज के ये जो 5000 सीरीज का जो दावा है उसे हम लेकर के इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। और आने वाले जो बीपीएससी एग्ज़ाम है 72वीं, या फिर बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम है, उनमें इन प्रश्नों का जो रोल होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिएगा आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।